Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. Welcome to our channel DD Chemistry Classes. और आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिख भी रहा होगा, इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। देखिए, उसके पीछे का एक मेन रीज़न क्या होता है कि अब जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं ना, तो शायद एजुकेशन सिस्टम की ही पॉलिसी में थोड़ी सी खामी है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बिल्कुल एंड में दी हुई है। तो एंड में दी हुई है और 11th क्लास का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है केमिस्ट्री का कि एंड तक जाते जाते या तो सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाता, या फिर हो पाता है तो टीचर उसको बहुत जल्दबाजी में करवाता है, या फिर बच्चों का ही विश्वास उठ लेता है सिलेबस। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वो ध्यान नहीं रह पाता बच्चों का। हाँ, जो बच्चे कोचिंग वगैरह लेते हैं या फिर जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक पहले पढ़ी हुई है इनऑर्गेनिक या फिजिकल से, उनकी ऑर्गेनिक अच्छी मिलती है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री समझाने का हम प्रयास करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज हम बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम शुरुआत करते हैं, जैसे स्टोरी की तरह शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है और स्टोरी जल्दी भी समझ में आ जाती है, तो हम स्टोरी की तरह ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। जो स्टोरी में क्या होता है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज दिस देयर वाज दैट। तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कहानी है, एक शुरू होने की कहानी है, और वो कहानी भी शुरू हुई थी लगभग 200-225 साल पहले, लगभग 1812 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि हमारे आसपास जितने भी कंपाउंड्स हैं वो दो प्रकार के हैं। तो बर्जीलियस ने बोला कि हमारे आसपास जितने भी कंपाउंड्स हैं वो दो प्रकार के हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बर्जीलियस ने एक बहुत छोटी सी बात बोली कि हमारे आसपास के जो कंपाउंड है ना वो दो प्रकार के हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन भी दी। क्या डेफिनेशन दी? उसने बोला कि जितने भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग से बनती हैं, जितनी भी चीज़ें या जितने भी कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और जितने भी कंपाउंड लिविंग थिंग से बनते हैं, जितने भी कंपाउंड लिविंग थिंग से बनते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। देखिए, इस बात को समझिए। इसने बोला कि नॉन लिविंग से बनने वाले कंपाउंड, ऑर्गेनिक्स क्या होते हैं, लिविंग से बनने वाले कंपाउंड, नॉट कि लिविंग को ही ऑर्गेनिक बोलेंगे। इसने बोला कि लिविंग थिंग से बनने वाले कंपाउंड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसको कहते हैं? जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक का मतलब पता है आपको? ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है लाइफ। ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही लाइफ होता है। तो बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए बोला इनको क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग थिंग से बनते हैं। पहली बात उसने ये बोल दी। दूसरी बात उसने ये बोली कि अगर हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड बात उसने बोली कि हमारे पास अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तीसरी बात उसने क्या बोली? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब्स। तीसरी बात उसने बोल दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता इनको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 1812 की बात है, 200 साल पहले की बात है। साइंस इतनी डेवलप नहीं थी और केमिस्ट्री तो इतनी डेवलप नहीं थी। फिजिक्स तो चलो फिर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट थी, लेकिन केमिस्ट्री की तरफ उतना डेवलपमेंट नहीं था। केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, अ डर्टी पार्ट ऑफ फिजिक्स। इट इज़ ऑल्सो अ कॉल्ड कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स का एक डर्टी पार्ट है। तो ये क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, क्वेश्चन ये उठा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो बर्जीलियस ने बोला कि जैसे हमारे आसपास हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये नेचर में बनते हैं, नेचर ही इनको प्रोवाइड करता है हवा को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नेचर में अपने आप बन रहे हैं। अभी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, नेचर में, धरती के अंदर पाए जाते हैं। बने कैसे हैं, लाखों करोड़ों साल पहले जो गड़े मुर्दे थे, जो फॉसिल थे, वो धरती के अंदर जो है धरती के अंदर थे, और उसके बाद उन पे प्रेशर लग के और फिर वो फर्मेंट हो के चेंज हो के वो किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। तो इनको हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते। इनके बनने के पीछे उसने बोला कि कोई गॉड गिफ्टेड पावर का हाथ है। उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के पीछे किसी गॉड गिफ्टेड वाइटल फोर्स का हाथ है। वाइटल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल for the formation of organic compounds, कि गॉड गिफ्टेड किसी वाइटल फोर्स, किसी असीम ताकत का हाथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के पीछे। इसलिए उसने इस थ्योरी को नाम भी दिया, इस थ्योरी को उसने एक नाम भी दिया जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने क्या बोला कि हमारे आसपास के कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नॉन लिविंग थिंग से बनने वाले इनऑर्गेनिक, लिविंग थिंग से बनने वाले ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इट वॉज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई कंपाउंड्स। अब देखो, जब कोई रिकॉर्ड बनता है तो टूटने के लिए बनता है, कोई डिस्कवरी हुई है वो टूटने के लिए हुई है। तो अब देखिए क्या है कि 1812 में बर्जीलियस ने ये थ्योरी दे दी। उसके बाद इसी का एक साइंटिस्ट था, 1827 में लगभग इसी का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉलर। ये इसने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, NH4CN, अमोनियम साइनेट, and it was an inorganic compound. It was an inorganic compound और इसने इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट। ये ट्रायंगल का निशान ये किसका होता है? हीट का सिंबल होता है। इसने इसको हीट किया और ये हीट करते ही रीअरेंज हो गया। ये मॉलिक्यूल जो है अमोनियम साइनेट का, ये रीअरेंज हो गया। अब रीअरेंज का मतलब समझिए क्या होता है। रीअरेंज का मतलब क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और वो कहीं और जाके चिपक गई। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि रिएक्टेंट के अंदर ना तो कोई चीज़ ऐड हुई, ना ही चीज़ उसके अंदर से बाहर निकली, बस जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एक जगह से जाके दूसरी जगह चिपक गई। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, मान लिया मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें पानी पड़ा है और पानी के ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को नाम दे दूँ A, B, C, D, E और मैं इसको यहाँ से हीट करूँ, नीचे से इसको हीट करूँ, तो आपको पता है कि जब हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल यहीं पे रहेगा। ये A वाला यहाँ जा सकता है, E वाला यहाँ जा सकता है, B वाला यहाँ जा सकता है। तो इसने क्या किया, इन्होंने अपनी जगह को चेंज कर लिया। हीट करने से कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, रीअरेंज हो जाता है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जा सकता है। हालांकि इसमें और कोई चेंज नहीं आया, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, और कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, बस इन्हें क्या है, मॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह को रीअरेंज कर लिया और दूसरी जगह पे चले गए। तो ऐसा ही हुआ अमोनियम साइनेट के साथ। जैसे इसने इसको हीट किया, ये मॉलिक्यूल ने, इस मॉलिक्यूल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने रादर अपनी जगह को चेंज करके रीअरेंज हो गए और एक नया कंपाउंड बना दिया जो था ये। It was named as urea. It was named as urea, and urea was the first organic compound synthesized in laboratories। और यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में बना लिया गया था, जिसको लेबोरेटरी में बना लिया गया था।
और ध्यान से देखिए किससे बनाया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया था। अब देखो वाइटल फोर्स थ्योरी के जो 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्या था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बना दिया। एक पॉइंट यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसने लैब में भी प्रिपेयर कर दिया। तो देखिए एक बहुत ही जबरदस्त रेवोल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना शुरू कर दिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाना शुरू कर दिया। अब जो ये डेफिनेशन थी इसको दोबारा सोचने की जरूरत पड़ी। अब देखो जैसे एक साइंटिस्ट अगर कोई डिस्कवरी कर देता है तो दूसरे साइंटिस्ट भी उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे वॉलर ने ये काम किया, ऐसे धीरे धीरे मीथेन जो है, मीथेन को भी लैब में बना लिया गया, बेंजीन को लैब में बना लिया गया। किसने बनाया था? केकुले ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। एसिटिक एसिड जो है उसको भी लैब में बना लिया गया। किसने बनाया था? कॉल्ब ने बनाया था इलेक्ट्रोलिसिस करके। मीथेन को किसने बनाया था? बर्थेलॉट ने, बिल्कुल। क्या क्या फार्मूले होते हैं? मीथेन का फार्मूला CH4, बेंजीन का फार्मूला C6H6, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इनको लैब में बना लिया, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबको लैब में बना लिया गया। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन की जरूरत थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि हमारे पास अभी देखो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बना दिए हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब देखा गया कि इनमें कॉमन चीज़ क्या है। देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ NH2CONH2। तो देखिए 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके सामने। इन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हें क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है? ध्यान से देखो इन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि इनमें क्या चीज़ तुम्हें कॉमन नजर आ रही है। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन चारों के चार में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसा कौन सा आइटम है जो चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है? यस एग्जैक्टली, इट इज कार्बन, आल्सो हाइड्रोजन। सिर्फ कार्बन नहीं, हाइड्रोजन भी कॉमन है, लेकिन उन्होंने कार्बन को उठाया क्योंकि कार्बन इन सब में प्रेजेंट है। हालांकि हाइड्रोजन भी है, और कार्बन को ही क्यों लिया हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्होंने बोला कि कार्बन इन सब में कॉमन है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई डेफिनेशन क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज which contain कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, एंड द केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया नाम आया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन केमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन केमिस्ट्री। ठीक, तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी स्टोरी। अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हमें यह पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और कैसे ये अस्तित्व में आई। लेकिन अभी तुम्हारे माइंड में अभी ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि कार्बन को ही क्यों मूल आधार माना? यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो कॉमन है, हाइड्रोजन को क्यों नहीं बोला? तो अभी देखते हैं कि वाई ओनली कार्बन, कार्बन को ही क्यों लिया गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि वाई ओनली कार्बन, की कार्बन को ही क्यों आधार माना साइंटिस्ट ने, हाइड्रोजन को क्यों नहीं माना? बिकॉज कार्बन हैज सम यूनिक प्रॉपर्टीज, कार्बन हैज गॉट सम यूनिक प्रॉपर्टीज, हैज सम यूनिक प्रॉपर्टीज। कार्बन के पास कुछ अनोखे गुण हैं, अनोखे गुण। पहला गुण है कार्बन हैज कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन के पास। क्या होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन इज नोन एज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कि जो कार्बन है वो खुद के साथ जुड़ सकता है, कार्बन खुद के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। किसने दी थी ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? अभी थोड़ी देर पहले केकुले का जो नाम सुना था, उसी ने ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दी थी।
तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, तो क्या बड़ी बात है भाई, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारे एलिमेंट है जो खुद के साथ जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन खुद के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन भी खुद के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी तो खुद के साथ जुड़ सकता है, कार्बन भी खुद के साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। तो वाई ओनली कार्बन, तो इससे तो क्या पता चलेगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। जो कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। अब अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, रटी हुई डेफिनेशन है हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, किसी एलिमेंट के अंदर किसी भी एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। मेन भाषा में क्या है कि जिसकी जितनी वैलेंसी होती है ना वो उतने ही बॉन्ड बनाता है, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। अब जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो तुम्हें पता है 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन जब भी मिलेगा 2 बॉन्ड बनाया मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाया मिलता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाया मिलेगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाया मिलता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाया मिलता है, या तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा या ऐसे एग्जिस्ट करेगा या फिर ऐसे एग्जिस्ट करेगा, हमेशा 3 बॉन्ड बनाया मिलेगा। अब कार्बन क्या करता है कि कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे, 4 बॉन्ड बनाता है। अब जैसे देखो अभी हमने बात करी कि कैटेनेशन भी सिर्फ कार्बन कार्बन नहीं शो करता, कार्बन के अलावा बहुत सारे जो एटम्स हैं वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, खुद के साथ जुड़ जाते हैं। कार्बन भी जो है, कार्बन भी खुद के साथ जुड़ सकता है और हाइड्रोजन वगैरह भी खुद के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है 4 वैलेंसी शो करता है, बाकी कोई नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, बाकी सभी कोई 1 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है। अब क्वेश्चन ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आपके कि जिसकी जितनी वैलेंसी होता है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है और खुद के साथ भी वो उतने ही बॉन्ड बना रहा है। जैसे ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन आपस में 2 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन आपस में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन खुद के साथ जुड़ेगा तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। खुद के साथ की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन खुद के साथ जुड़ेगा मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन खुद के साथ जुड़ेगा मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन खुद के साथ जुड़ेगा मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएगा। जितनी जिसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, उतना ही मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी मैंने बोला 4 होती है, नो डाउट 4 होती है, लेकिन कार्बन खुद के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्या देखा है क्या ये सब? देखो जब कार्बन की वैलेंसी 4 है, अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी तो ऑक्सीजन ने आपस में मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन ने आपस में मैक्सिमम जो है वो 3 बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन ने आपस में मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना लिए। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये आपस में 4 बॉन्ड नहीं बना सकते। सोचना ये ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं बीच में कि इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों आपस में इतने नज़दीक आके ये 4 बॉन्ड बना ही नहीं पाते, ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन शुरू हो जाता है इनके बीच में। इसलिए कार्बन कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 नहीं बना सकता। इसलिए कार्बन क्या है? एक यूनिक एटम है, इसलिए कार्बन को ही कंसीडर किया गया। तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का एक स्टेप फर्दर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखे कैसे, जाने कैसे, पढ़े कैसे,
फिर उसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर और एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम GOC बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में नहीं 12th क्लास के स्टूडेंट्स में भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें। धन्यवाद।